2010 में सैलाब, 2012 में सैलाब, 2022 में सैलाब और अब 2025 में भी सैलाब। हर 2-3 साल बाद पाकिस्तान क्यों डूब जाता है? क्या ये सिर्फ एक कुदरती आफत है या इसके पीछे कुछ ऐसी वजूहात है जो हमें कभी बताई ही नहीं गई? ये तबाही रिपोर्ट्स के नंबर से कई ज्यादा बढ़कर होती है, जिसमें कई गाँव मिट्टी का ढेर बन जाते हैं, लोगों की जमा पूंजियां पानी की नजर हो जाती है, फसलें तबाह हो जाती है। लेकिन असल सवाल ये पैदा होता है, वो सवाल जो आज का हर मजलूम पाकिस्तानी पूछता है, क्या पाकिस्तान बारिश की वजह से डूबता है या असल वजह कुछ और है? चले इस हकीकत से पर्दा उठाते हैं। पहले बात करते हैं 2025 की। जून के आखिरी दिनों में मानसून ने असल तेजी पकड़ ली थी और 12 जुलाई तक बारिशों और ग्लेशियर के मेल्ट होने से नदियों में तुगयानी आ गई। देखते ही देखते हजारों मकान सैलाब की नजर हो गए, जबकि फसलों का नुकसान अभी तक कैलकुलेट हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा दर्दनाक मंजर बुनेर डिस्ट्रिक्ट में आया। अल जजीरा के मुताबिक सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बुनेर में 225 लोग जान से गए, इनमें औरतें भी शामिल थी और बच्चे भी। रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान हादसाती तौर पर एक हेलीकॉप्टर भी खराब मौसम की नजर हो गया। इस हादसे में 5 रेस्क्यू ऑफिसर जिंदगी की बाजी हार गए। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, हर एक नंबर के पीछे एक इंसान की जिंदगी की कहानी है। हैरत की बात यह है कि ये सब मनाजिर नए नहीं है। अब सोचिए, सिर्फ 3 साल पहले भी हमने यही तबाही देखी थी। 2022 में पाकिस्तान ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा सैलाब देखा। यूएन के रिकॉर्ड के मुताबिक 3 करोड़ 30 लाख लोग बुरी तरह मुतासिर हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क का हर 7 में से 1 इंसान सैलाब से इफेक्ट हुआ। उस वक्त गाँव के गाँव पानी में डूब गए थे, मकान गिर गए, जमीन बह गई, मकई, चावल, गन्ना सब फसलें तबाह हो गई, जिसका असर अगले पूरे साल तक रहा। फूड प्राइसेस नीचे नहीं आए। ये सब देखते हुए यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा था, पाकिस्तान इज ड्रॉनिंग नॉट ऑल इन फ्लड बट इन डेट। यानी कि 2022 भी एक भयानक ख्वाब की तरह था और आज हम फिर वही आ खड़े हुए हैं। अगर हम थोड़ा और पीछे जाए तो 2010 के सैलाब इतने तबाहकुन थे कि इंटरनेशनली इन्हें द वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर ऑफ द डिकेड कहा गया। एक अंदाजे के मुताबिक उस वक्त 2 करोड़ से ज्यादा लोग इस सैलाब की वजह से मुतासिर हुए। इमदाद की जरूरत इतनी बड़ी थी कि यूएन की एप्लीकेशन हैती, ज़लज़ले और जापान की सुनामी से भी बढ़ गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक $10 बिलियन का नुकसान हुआ। सड़कें, रेलवे लाइन बंद और पुल सब टूट गए। माहिरीन कहते हैं कि 2010 हमें एक साफ वार्निंग दे रहा था, मगर हमने वो वार्निंग अनदेखी कर दी। फिर सिर्फ 2 साल गुजरने के बाद भी 2012 में भी एक और सैलाब आया था। इसका जिक्र आज कम होता है, लेकिन 2012 का सैलाब पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। लोअर सिंध और पंजाब के गरीब इलाके पानी में डूब गए। बहुत से खानदान 2 साल तक शदीद गुर्बत में जीते रहे। अगर हम इन वाकयात को गहराई से सोचें तो हमें एक पैटर्न समझ में आता है। 2010, 2012, 2022 और अब 2025 हर कुछ अरसे बाद बड़े बड़े सैलाब आए और हर दफा हम पहले से ज्यादा कमजोर और पहले से ज्यादा लेस प्रिपेयर्ड पाए गए। आखिर हर साल आने वाले सैलाबों के पीछे असल वजूहात क्या है? वो असल वजह जो पाकिस्तान को हर साल सैलाब की नजर कर देती है। आइए इन वजूहात को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आज का मौसम पहले जैसा नहीं रहा। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से एक है जो क्लाइमेट चेंज का डायरेक्ट विक्टिम है। हमारी अपनी कार्बन एमिशन दुनिया का 1% भी नहीं है, लेकिन हमारी जियोपॉलिटिकल लोकेशन ऐसी है कि सबसे ज्यादा इफेक्ट हम पर होता है। जिसे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, मॉनसून का सिस्टम शिफ्ट हो रहा है और गर्मी तेजी से बढ़ रही है। इसी वजह से बारिशें अब पहले से तादाद में बहुत ज्यादा होती जा रही है। नॉर्दर्न एरियाज में रिसर्च कहती है कि बारिशें 50 से 70% तक बढ़ गई है, जबकि सिंध और बलूचिस्तान में कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 600 से 700% ज्यादा हो चुकी है। ये क्लाइमेट चेंज ही की वजह से है कि ग्लेशियर्स एक रिकॉर्ड स्पीड से पिघल रहे हैं। कभी उनका पानी आहिस्ता आहिस्ता नदियों में बढ़ जाता है और कभी अचानक ग्लेशियर फट के नीचे की बस्तियों को तबाह कर देते हैं। डैम्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास पानी को स्टोर करने का कोई इंतजाम नहीं। इंडिया के पास 5000 से ज्यादा
ज्यादा डैम्स है। चाइना के पास 23,000 और पाकिस्तान के पास सिर्फ 150 के करीब है। मतलब ना हम पानी को कंट्रोल कर पाते हैं और ना ही सेव कर पाते हैं। हमारे रेजर्वायर्स सिर्फ 9% पानी रोक पाते हैं, जबकि दुनिया का एवरेज 40% तक है। और जो बड़े डैम्स हैं जैसे तरबेला और मगला, वो ज्यादातर बिजली पैदा करने और खेतों को पानी देने के लिए चलाए जाते हैं। सैलाब रोकना उनकी प्रायोरिटी में नहीं है। हमने सैलाब रोकने के लिए सिर्फ बंद और ब्रिजेस बनाए हैं। अफसोस की बात यह है कि ये बंद मजबूत नहीं है। कुछ जगह पर तो बहुत छोटे और कमजोर है और कई लोकेशन पर सही मेंटेनेंस ही नहीं हुई। यानी कि हमारी स्ट्रेटेजी रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं। हमारे शहर, कस्बे और गांव तेजी से बढ़ तो रहे हैं, लेकिन बगैर किसी एक्चुअल प्लानिंग के। ना ही सही वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है और ना ही मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। नॉर्दर्न सिटीज जैसे सवाद, एबटाबाद, मानसेरा में बड़ी तादाद में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, जैसे होटल, रेस्टोरेंट्स वगैरह की कंस्ट्रक्शन। ना हुकूमत ने रोका, ना कोई कानून अमल में लाया गया। इस वजह से जब बारिश या सैलाब आता है तो पानी के निकलने की जगह नहीं होती और तबाही ज्यादा हो जाती है। और बिल्कुल ऐसा ही इस साल के सैलाब में हुआ है। बड़े शहरों की बात करें तो इंक्रोचमेंट और हाउसिंग सोसाइटीज ने नेचुरल वाटरवेज ब्लॉक कर दिए हैं और जो पैसा फ्लड प्रोटेक्शन के लिए आता है वो अक्सर रिलीफ के नाम पर खत्म हो जाता है। और चौथी सबसे अहम वजह, हमारे जंगल काटे जा रहे हैं। पाकिस्तान का डिफॉरेस्टेशन रेट 100 में सबसे ज्यादा है। हमारा फॉरेस्ट कवर 30% होना चाहिए था, लेकिन अब सिर्फ 5% के करीब रह गया है। लकड़ी की डिमांड, इनलीगल लॉगिंग और फ्यूल वुड की जरूरत ने जंगल काटने का सिलसिला बहुत तेजी से बढ़ा दिया है। इनलीगल टिम्बर माफिया, जंगल की कटाई और हिल कटिंग का सिलसिला 1980 से चलता आ रहा है और आज देखते ही देखते चंद दिहाइयों में ये माफिया बहुत पावरफुल हो गया है। हर साल हजारों हेक्टेयर जंगल मिटा दिए जाते हैं। जब दरख्त नहीं बचते तो जमीन पानी रोक नहीं पाती, मिट्टी बह जाती है। तो इसका नतीजा क्या होता है? फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स। एक और वजह ये कि कचरा साफ करने का निजाम भी ना होने के बराबर है। नदियों नालों में प्लास्टिक और गंदगी बड़ी होती है जो पानी का रास्ता बंद कर देती है और इसका नतीजा ये निकलता है कि छोटी सी बारिश भी शहर को डुबा देती है। पेपर्स पर हमारे पास बहुत सी पॉलिसीज है, एडीएमए, पीडीएमए, डीडीएमए, सबके नाम बहुत सुनने को मिलते हैं, लेकिन असल जिंदगी में ये अदारे मानसून के अलावा एक्टिव ही नहीं होते। फंड की कमी, प्लानिंग का सिर्फ पेपर्स तक रहना और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ने सिस्टम को कमजोर कर दिया है। वार्निंग सिस्टम है मगर आवाम उन पर भरोसा ही नहीं करती। कभी मैसेज टाइम पे नहीं मिलता, कभी आवाम सुनती ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि हुकूमत हमेशा झूठ बोलती है। ये सारी वजूहात मिलकर पाकिस्तान को बार बार सैलाब की नजर कर देती है। दोस्तों, बार बार का सैलाब सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं है, ये हमारी शॉर्ट साइटेड थिंकिंग और आउटडेटेड प्रैक्टिसेस का नतीजा है। टाइम आ गया है कि हम सिर्फ रिएक्ट ना करें बल्कि एक प्रोएक्टिव सोच अपनाएं। हमें पानी को रोकने के बजाय उसे संभालना होगा, स्टोर करके धूप के दिनों के लिए इस्तेमाल करना होगा। फोरकास्टिंग और वार्निंग सिस्टम को सिंपल जुबान में आम लोगों तक पहुंचाना होगा। दूसरी बात, नेचर हमारे दुश्मन की बजाय हमारी साथी बन सकती है। जंगल लगाना, वेटलैंड को रिस्टोर करना और जमीन को सस्टेनेबल तरीके से यूज करना सैलाब का जोर कम कर सकता है। शहरों में ग्रीन प्लानिंग जैसे रेन गार्डन्स और परमिएबल रोड से अर्बन फ्लडिंग को कम किया जा सकता है। सैलाब का मुकाबला सिर्फ तब पॉसिबल है जब हुकूमत और अवाम दोनों तैयार हो। अथॉरिटीज को पूरा साल एक्टिव रहना होगा, ना कि सिर्फ मॉनसून में। इनलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकना होगा और सबसे जरूरी, लोगों को एजुकेट और एम्पावर करना होगा ताकि वो खुद अपनी हिफाजत कर सके। ये सब तभी होगा जब फाइनेंसिंग रिलायबल और ट्रांसपेरेंट हो, इमदाद असल मुस्तहिक लोगों तक पहुंचे और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी अपनी जिम्मेदारी निभाए, क्योंकि क्लाइमेट क्राइसिस का सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान झेल रहा है जबकि हमारा गुनाह सबसे कम है। तो अब आप सबसे एक सवाल है कि क्या पाकिस्तान और उसकी आवाम बारिश की वजह से डूब रही है? नहीं, पाकिस्तान सिस्टम की वजह से डूब रही है और जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा तो बारिश आती रहेगी और ये मुल्क फिर से डूबता रहेगा। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, कहानी तब खत्म होगी जब हम फैसला करेंगे कि अगले साल ये सब ऐसा ही रहेगा या हम असली वजूहात समझकर उसका हल निकालेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।